हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हमारा रेशो का लास्ट लेक्चर है, तो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। परसेंटेज हमारा हो चुका है। कल हम डाउट क्लास डिस्कस करेंगे परसेंटेज और रेशो के वो क्वेश्चन जो पीडीएफ में दिए गए और बाकी काफ़ी बच्चों से नहीं हुए, राइट। तो कल वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और अगर कोई क्लास के डाउट्स हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप क्लास के क्वेश्चंस को रिकॉर्डेड कवर अप करो। स्टिल कोई डाउट्स हो तो पॉइंट मेंशन करो कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मेरे लिए कमेंट में भी डील करना मुश्किल नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम पहुंच चुके थे रेशो के लेक्चर नंबर 4 पे। आफ्टर द डाउट क्लास, जैसे आपका पहला टेस्ट हुआ था, एक प्रॉपर टेस्ट था, मैंने 15 क्वेश्चन दिए थे एलसीएम एचसीएफ और एवरेज के, वैसे ही एक प्रॉपर टेस्ट होगा इस क्लास के बाद। जब आप ऐप पे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्विज का। इस क्लास के साथ जो क्विज होगा वो क्विज होगा जो क्लास से रिलेटेड नहीं होगा, जिसमें रेशो, परसेंटेज, एवरेज, एलसीएम एचसीएफ चारों चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम नंबर सीरीज या आगे उसके बाद फॉलो अप करेंगे। तो ये हमारा लर्निंग का प्रोसेस रह रहा है। डेली हमारी 5:30 बजे क्लास हो रही है। रेशोज की बात करते हैं तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया बेसिक्स और क्लबिंग। लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा इन पे और फोकस किया और साथ में हम इक्वेशन के बेस्ड क्वेश्चंस भी स्टार्ट करें। और लेक्चर नंबर 3 तक हमने मैक्सिमम पार्ट कवर अप कर लिया था। अब कुछ चीज़ें और बतानी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन क्वेश्चंस हैं उन पे मेरे पास। प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्या होता है, परसेंटेज बेस्ड रेशो के क्वेश्चंस आ जाएं तो क्या करना है, फ्रैक्शन बेस्ड रेशो के क्वेश्चंस आ जाएं तो कैसे डील करना है, या मैक्सिमम मिनिमम की कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछ ले तो कैसे डील करना है, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रपोर्शन से। तो बच्चों, प्रपोर्शन क्या है पहले तो वो समझिए, ठीक है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, बट पार्ट ऑफ टॉपिक है और हम लेकर चलते हैं कि हमें पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करना है। तो प्रपोर्शन को थोड़ा समझिएगा। प्रपोर्शन वर्ड का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस भी सुनिएगा ध्यान से। मान लो ए और बी का रेशो है 2:3, ठीक है, और सी और डी का रेशो है 4:6। दोनों में कोई डिफरेंस है इसमें और इसमें? ये काट कर तो 2:3 ही बनेगा ना, ये काट कर तो वही बनेगा। तो मेरी वर्डिंग सुनिएगा ध्यान से। When the P/Q फॉर्म of two ratios are same, अगर मैं A/B = C/D करूं तो सेम होगा। ये 2/3 है, ये भी तो काट कर 2/3 बनेगा। When the P/Q फॉर्म of two ratios are same, they are said to be in proportion। ये जो सिंबल बनाया ना मैंने, ये proportion का सिंबल होता है, ठीक है। रीजनिंग में सिंबल का मतलब और होता है, बट क्वांट की अगर मैं बात करूं, ये सिंबल होता है proportion का। इस सिंबल का मतलब होता है जो P/Q फॉर्म इसकी बनेगी वही P/Q फॉर्म इसकी बनेगी। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सब मैं डिस्कस करूंगा, राइट। प्रोपोर्शन का मतलब होता है व्हेन द P/Q फॉर्म ऑफ टू रेशियोज आर सेम, दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? ए को बोलेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, ए को बोलेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को बोलेगा सेकंड प्रोपोर्शन, सी को बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन और डी को बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। अलग अलग नाम होंगे, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या देगा? पेपर में क्वेश्चन सीधा लिख देगा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, ऐसी वर्डिंग ही लिखी होगी। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 3 and 4, ये वर्डिंग लिखी होगी। अभी मैं क्वेश्चन शो करूंगा आपको। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 3 and 4, राइट। तो फोर्थ प्रोपोर्शन की वो बात कर रहा है, तो मुझे पता है जब उसने प्रोपोर्शन की बात करी तो A/B = C/D, A/B = C/D। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? P/Q फॉर्म सेम है, तो इसको आपने फर्स्ट लेना है, इसको सेकंड लेना है और इसको थर्ड लेना है और आपने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, दैट्स ऑल। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? x कितना आ जाएगा आपके पास? ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो 12/2 कितना आ जाएगा आपके पास? 6। क्लियर है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, बट बात वर्डिंग की, और बुक्स में इसके क्वेश्चन काफी हैं तो हम छोड़ नहीं सकते, हमें लेके चलना होगा। ऐसे भी लिख सकता है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, वर्डिंग ऐसी लिखी होगी, ऑफ 2, 3 and 6, ये वर्डिंग लिखी होगी।
हमें पता है प्रोपोर्शन का मतलब a by b is equal to c by d. When the p by q form of two ratios are same, they are said to be in proportion. तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, थर्ड पूछा है तो x होगा, मतलब ये फोर्थ होगा. ऐसे ही लेना पड़ेगा, वर्डिंग भी ऐसी ही होगी, उटपटांग वर्डिंग होती है, ऐसी होती है. तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 12/3 काट कर कितना आ जाएगा 4. ठीक है, जिस सीक्वेंस में दिया होगा उसी सीक्वेंस में लेना है. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड पूछा तो x होगा, फोर्थ वाला 6 होगा. इसकी वर्डिंग बच्चों ऐसी ही होती है. तभी मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए प्रोपोर्शन का मतलब क्या है. अब कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, A की जो B के साथ रेशो बन रही है वही रेशो B की C के साथ बन रही है. दो रेशोज की P by Q फॉर्म सेम तो है, पर नंबर यहां पे 4 नहीं है, नंबर 3 है, मतलब मिडल नंबर रिपीट हो रहा है. तो इन दैट केस प्रोपोर्शन में है तो P by Q फॉर्म सेम होगी. एक बार सुनते रहिएगा, मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा. तो ये उधर आके स्क्वायर बन जाएगा B का, राइट. तो ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू सी, ये बन जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली इस केस में a को फर्स्ट प्रोपोर्शन ही बोलेंगे, c को थर्ड प्रोपोर्शन ही बोलेंगे. b के लिए एक नया वर्ड यूज होगा, दैट इज मीन प्रोपोर्शन. तो मीन प्रोपोर्शन वर्ड कभी कहीं यूज हो जाए तो समझ लेना दो रेशियोज की P by Q फॉर्म सेम है और मिडल नंबर रिपीट हो रहा है, दैट मिडल नंबर इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन. तो नॉर्मली जो मैंने अभी तक बताया उसको रिपीट कर रहा हूं फटाफट. दो रेशियोज की P by Q फॉर्म सेम हो तो वो प्रोपोर्शन में होती है, जिसमें पहला फर्स्ट प्रोपोर्शन, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड, चौथा फोर्थ. अगर दो रेशियोज की P by Q फॉर्म सेम है और मिडल नंबर रिपीट हो रहा है, राइट, तो इन दैट केस ए को यानी फर्स्ट को फर्स्ट प्रोपोर्शन ही बोलेंगे, तीसरे को थर्ड प्रोपोर्शन ही बोलेंगे, लेकिन बी के लिए यानी मिडल वाले के लिए जो रिपीट हो रहा है उसके लिए एक नया वर्ड यूज होगा, दैट इज मीन प्रोपोर्शन. लेट मी शो यू द क्वेश्चन जो बुक्स वगैरह में पढ़े हैं. जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू दिस. बच्चों वर्डिंग ऐसी ही होती है, तो आपने बोलना है ये पहला है. प्रोपोर्शन की बात कर दी तो a by b इज इक्वल टू c by d, क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब होता है when the P by Q form of two ratios are same. तो ये फर्स्ट लोगे आप, ये सेकंड लोगे, अब चौथा तो पूछा तो ये थर्ड होगा, तो ये आपका चौथा आ जाएगा. 3 × 8 24. क्लियर है, राइट. ऐसी वर्डिंग ही आएगी, इसकी वर्डिंग में ही प्रॉब्लम है, बस दोबारा देख लीजिए. अब द सेकेंड प्रोपोर्शन ऑफ 2, 4 and 6. सुनिए, सेकेंड प्रोपोर्शन पूछा है तो ये फर्स्ट होगा, सेकेंड पूछा तो x मानोगे, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा. ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शन वर्ड यूज किया तो a by b इज इक्वल टू c by d. ये फर्स्ट होगा, सेकंड तो पूछा है तो x होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3. क्लियर है. तो P by Q फॉर्म दो रेशियोज की सेम हो तो वो क्या होते हैं, बेसिकली प्रोपोर्शन में होते हैं. a by b इज इक्वल टू c by d, चार में से कोई एक मिसिंग होगा. लेकिन कई बार क्या होता है, मिडिल नंबर रिपीट हो रहा होता है, मतलब a की जो b के साथ रेशियो बन रही है वही b की c के साथ बन रही है. इन दैट केस एक वर्ड यूज करेगा वो मीन प्रोपोर्शन. कैसे, देखिए द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 14 and 56 इज. मीन प्रोपोर्शन पूछा है तो सुनिएगा ध्यान से. ये फर्स्ट होगा, मीन पूछा है तो ये थर्ड होगा. मीन प्रोपोर्शन वर्ड यूज हो गया तो दो रेशियोज की P by Q फॉर्म सेम है लेकिन मिडल नंबर रिपीट हो रहा है, दैट मिडल नंबर इज मीन प्रोपोर्शन. तो ये फर्स्ट है, मीन को x मान लो तो ये भी x होगा, तो ये 56 होगा, राइट. 14 × 56 इज इक्वल टू x किया. कुछ लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख लेते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a × c का अंडर रूट, राइट. a इधर ले गया. अब आपको एक बेटर अप्रोच बताता हूं जो मैंने एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में भी बताई थी. इसके फैक्टर्स बना लो 2 × 7, इसके भी फैक्टर्स बना लो 8 × 7, छोटे छोटे भी बना सकते हो. ठीक है, तो 7 तो बाहर आ गया और 2 × 8 होता है 16. 16 का क्या बाहर आ जाएगा 4. तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 28. आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 28.
क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो प्रपोर्शन का कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान में रखना, दो रेशियोज की पी बाय क्यू फॉर्म सेम हो तो उसको प्रपोर्शन में बोलते हैं, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, राइट। अब पहले दो क्वेश्चंस में क्या था, बेसिकली पहले दो क्वेश्चंस में क्या था, सिंपल था, फोर्थ पूछा था तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा एक्स। इसमें दूसरा पूछा था तो ये पहला, ये तीसरा, ये चौथा और दूसरा एक्स। इसमें मीन की बात करी तो मिडल नंबर रिपीट हो रहा है, और मीन ही पूछा था तो ये पहला होगा और ये तीसरा होगा। तो इन दैट केस आप इसको सॉल्व करोगे। एक और कर लो, अब इस बार खुद कर लो, फैक्टर्स बना लेना बच्चों, फैक्टर्स बना लेना, ठीक है, फैक्टर्स बना लेना। द मीन proportion between 234 and 104 is, मीन प्रोपोर्शन की बात कभी कहीं करे तो a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, ठीक है, a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, राइट। तो मीन प्रोपोर्शन तो पूछा है तो a दिया हुआ है, b आप x मान लोगे और c भी दिया हुआ है। तो बेसिकली जो x स्क्वायर होगा वो बन जाएगा 234 इंटू 104, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब आप फैक्टर्स बनाते हो थोड़ा दिमाग लगाया करो, राइट। जैसे 104 किसके टेबल में आता है, मैंने ना इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करवानी है, वहां पे मैं थोड़ा टेबल्स पे फोकस भी करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव की जा सकती है, ठीक है। वैदिक मैथ्स भी जो यूजफुल काम की चीजें होंगी ना एक दो वो डिस्कस करेंगे, और जो काम की नहीं होंगी वो डिस्कस नहीं करेंगे। सुनना ध्यान से, 104 होता है 13 इंटू 8, अगर आपको टेबल्स आते हैं तो। 234 के जब आप फैक्टर्स बनाने लगोगे ना तो आप 2 पे काटोगे तो 117 आ जाएगा। 117 13 इंटू 9 होता है, ठीक है। अगर नहीं भी चलता ना काम तो 3 पे काट लो, फिर 3 पे काट लो। छोटे छोटे फैक्टर जैसे छोटी क्लासेस में बनाते थे वैसे बनाना। तो ये बनेगा 2 इंटू 13 इंटू 9, या ना चल नहीं रहा, एक सेकंड मैं यहां कर देता हूं, ध्यान देना, मैं दोबारा कर रहा हूं, ध्यान देना। मीन प्रोपोर्शन की बात हुई तो मीन प्रोपोर्शन हुआ हमारा 104 इंटू 234। पीसीएस में टाइमिंग का इशू नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे फैक्टर्स भी बना सकते हो। पहले 2 पे काट लो 52, फिर 2 पे काट लो 26, फिर 2 पे काट लो 13। छोटे छोटे फैक्टर बनाए मैंने किसके, 104 के। फिर इस पे 2 पे काट लिया 117, 3 पे काट लिया 39, 3 पे काट लिया 13, 13 बच गया। तो जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो 2 2 का 1 2 बाहर, 2 2 का 1 2 बाहर, 2 3 का 1 3 बाहर, और 13 का 1 13 बाहर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 156। क्लियर है सभी को, क्लियर है। तो ये प्रपोर्शन का एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो व्हेन द p बाय q फॉर्म ऑफ टू रेशियोज आर सेम दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन, बट कई बार मिडिल नंबर रिपीट हो रहा होता है। इन दैट केस द मिडिल नंबर इज नॉट कॉल्ड सेकंड प्रपोर्शन, इट इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शन, इट इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शन। क्लियर, क्लियर। इसका एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये किताबों में बहुत मिलेगा आपको, ये पेपर में भी आ सकता है। अब ये डिस्कस करेंगे, सुनना ध्यान से। What number should be added to each one of them to make it equally proportionate? बच्चों equally proportionate का मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है। equally proportionate मतलब दोनों रेशियोज की p by q फॉर्म सेम है। अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से करूं, जैसा कि मैं चिल्लाता रहता हूं हमेशा बेसिक बेसिक बेसिक, है ना, अगर मैं इसमें बेसिक यूज करूं, राइट, तो ईच नंबर में ऐड करेंगे तो भाई ये क्वेश्चन तो सॉल्व होने को नहीं रहा। मैंने कहा हर नंबर में x ऐड कर दो, क्योंकि वो ईच में कह रहा है ना, तो ये तो मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, बहुत बड़ा केस बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कभी नहीं करना, क्योंकि देखो एप्टीट्यूड है, जहां तक हमें एडजस्ट थोड़ा बहुत तो कभी ना कभी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस बन जाएगा, वो ईच वन में ऐड करवा रहा है। तो इन क्वेश्चंस को ना पेपर में हमेशा हिट एंड ट्रायल से करना, मतलब ऑप्शन दिए भी होंगे वैसे, और लीस्ट भी बोला होता है, 1 2 3 4 पे बात बन जाती है, नहीं तो ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो, बट थोड़ा दिमाग से चलेंगे। बस हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है। प्रपोर्शनेट का मतलब होता है a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। सबसे छोटा नंबर होता है 1, उसने कहा था ईच में ऐड करना है। अगर इसमें 1 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 8। इसमें 1 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 16। इसमें 1 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 20। इसमें 1 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 40। तो सबसे लीस्ट नंबर होता है 1। जब मैंने 1 1 1 1 ऐड किया तो चेक किया क्या ये प्रपोर्शनेट है, बिल्कुल है, क्योंकि प्रपोर्शनेट का मतलब होता है p बाय q फॉर्म सेम होनी चाहिए, बिल्कुल हो गई। तो अगर मैं सभी में 1 1 1 1 ऐड कर देता हूं तो वो प्रपोर्शनेट हो जाएंगे।
ठीक है, इसको हमेशा हिट एंड ट्रायल से करना, राइट। बहुत रेयर मैं यूज करता हूँ ये चीजें, बट स्टिल जहां जरूरत होती है बताता हूँ, जहां पे हमारा टाइम बच सकता है मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि वो पेपर में अगर 1 पे बात नहीं बनती तो मैं 2 पे चेक करता, 2 पे नहीं बनती तो 3 पे करता। समझे नहीं समझे? तो ये प्रोपोर्शनेट का एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने डील किया। आपको मैं एक और दिखाता हूं सेम क्वेश्चन, इस बार सब्ट्रैक्ट करना है, सुनना ध्यान से। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच वन मतलब चारों में से, टू मेक इट इक्वली प्रोपोर्शनेट। इक्वली प्रोपोर्शनेट का हमें मतलब क्लियर है, a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 1। अगर मैं सभी में 1 1 1 1 कम करूं, इसमें 1 कम करो, इसमें 1 कम करो, समझ आ जाएगा, कटेगा नहीं। इसमें 1 कम करो, इसमें 1 कम करो ना, क्या ये इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। 1 के बाद मैं किस पे चेक करूंगा? डेफिनेटली 2 पे, राइट। नहीं तो ऑप्शन पे भी हेल्प ले सकते हैं। 2 पे काटेंगे तो 68, 2 कम करो 85, 2 कम करो 76, 2 कम करो 95। क्या ये प्रोपोर्शनेट है? बच्चों टेबल्स बहुत मैटर करते हैं। मैं जब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करूंगा ना, मैं पहला पॉइंट टेबल्स पे उठाऊंगा। सुनना, 17 का टेबल 17 इंटू 4 17 इंटू 5, 19 का टेबल 19 इंटू 4 19 इंटू 5। क्या ये इक्वली प्रोपोर्शनेट हैं? बिल्कुल है। कब? जब मैं हर नंबर में से 2 2 2 2 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं। अगर 2 पे बात नहीं बनती तो 3 पे जाते हैं। तो बच्चों ये प्रोपोर्शनेट का एक छोटा सा कंसेप्ट था। व्हेन द p by q फॉर्म ऑफ टू रेशियोज आर सेम दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। पहले में एक इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो फोर्थ पूछा है तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ एक्स। अगर सेकंड पूछा है तो ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ। सीक्वेंस एज इट इज फॉलो होगी, और बुक्स में ना वर्डिंग सेम एज इट इज होती है इसकी, ठीक है। अगर मिडिल नंबर रिपीट हो रहा है तो दैट इज मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन को x मान लीजिएगा, ये फर्स्ट होगा और ये थर्ड होगा। और इस तरह से भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो ठीक है, कभी ना कभी हम ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं चाहे तो, राइट। क्योंकि इसमें हिडन ट्रायल केस इसलिए लिया क्योंकि ईच में ऐड करवा रहा है, तो इक्वेशन बनाना यहाँ पे, राइट, यहाँ पे बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप दिमाग से सोचो। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने डिस्कस किया प्रोपोर्शन का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और वर्क किया क्वेश्चंस पे, तो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन मुझे रेशियोज में काफी मिले। तो चलिए डिस्कस करते हैं परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस पे। ऐसा कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी सेक्शन है जो हम अभी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं परसेंटेज बेस्ड रेशियो क्वेश्चंस। चलिए डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन को। पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। परसेंटेज में देखा होगा कि ये क्वेश्चन, बस अब लास्ट में रेशियो पूछिए, ठीक है। तो मैं आपसे नहीं करवा रहा हूं, मैं खुद ही कर रहा हूं, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें करने वाला। 2 नंबर्स हैं, 20% और 50% ज्यादा हैं तीसरे नंबर से। तो जैसा कि परसेंटेज में सिखाया था, कोई भी एक्चुअल वैल्यू गिवन ना हो तो आप 100 मानो। तो थर्ड नंबर को मान लो 100, ठीक है। मानना किसको है? मानना किसको है? जिससे कंपैरिजन किया हो। तो थर्ड नंबर को मान लो 100, राइट। दोनों नंबर्स का कंपैरिजन थर्ड नंबर से था, तो एक नंबर 20% ज्यादा है तो 120 हो जाएगा, दूसरा नंबर 50% ज्यादा है तो 150 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों नंबर्स की रेशियो पूछिए। यहां तक तो हमने परसेंटेज में किया ही था, तो कुछ सिखाने वाला तो था नहीं यहां तक। दोनों नंबर्स की रेशियो पूछिए तो बस आपने फर्स्ट और सेकंड नंबर की रेशियो लेनी है, ठीक है। अगर ये मेंशन ना हो कि किसके रिस्पेक्ट में, तो सीक्वेंस हमेशा प्रेफरेंस फर्स्ट और सेकंड को ही देनी होती है, फर्स्ट से सेकंड को देनी होती है। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 4:5। क्लियर? 120 और 150 कट कर कितना आ जाएगा? 4:5। तो परसेंटेज बेस्ड रेशियो के बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आने वाले, बट फिलहाल एक दो छोटे क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता था कि अगर क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू गिवन ना हो, थोड़ा रिवाइंड करवाना चाहता था। तो परसेंटेज हो तो 100 मान लो, मानना किसको है? जिससे कंपैरिजन होगा। तो फर्स्ट और सेकंड 20 और 50% ज्यादा हैं तो 120 और 150 हो जाएंगे, और इनका रेशियो पूछा था। अब चेंज कैसे आ सकता है इन्हीं क्वेश्चंस में? वो ऐसे आ सकता है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो, राइट। बहुत कुछ सिखाया हुआ है परसेंटेज में आपको, लेकिन लास्ट में ना मैंने रेशियो पूछी है। एक ट्राई दीजिए 60 सेकेंड्स का, आप कर सकते हो। Calculations.
चलिए, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है, यू कैन सपोज एनी वन, आप x मान सकते हो, आप y मान सकते हो, आप z मान सकते हो, किसी को भी मानो, चॉइस आपकी, चॉइस आपकी। x की सैलरी 80% है y का, तो y को मान लेते, ठीक है, बेटर रहेगा। तो मान लो कि y की सैलरी है 100, ठीक है, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, किसी को भी मान सकते हैं। तो x का कंपैरिजन y से है, x की सैलरी y से 80% ज्यादा नहीं है, 80% है, तो 80 हुई। चलें आगे, तो y भी आ गया, x भी आ गया पहली लाइन से। सैलरी ऑफ मिस्टर x इज 80% ऑफ द सैलरी ऑफ मिस्टर y। द सैलरी ऑफ मिस्टर z इज 120% ऑफ x। तो z की सैलरी 120% है किसका? x का, x का। तो ये कितना आ जाएगा? 96। ये कितना आ जाएगा? 96। तो z की भी आ गई, है ना। अब तीनों की रेशो पूछिए, तीनों की रेशो पूछिए। तो x की है 80, y की है 100 और तीसरे की है 96। z की सैलरी 120% था x का, तो अगर x का 80 है तो उसका 120% होता है 96। किसी टेबल पे कट रहा है? कट रहा है। 5 पे काट दीजिए, ठीक है, 4 पे काट दीजिए। 4 पे काटोगे तो यहाँ 20 आएगा, यहाँ 25 आएगा और यहाँ 24 आएगा। तो आंसर इज एक्स वाई जेड 20, 25, 24। 20, 25, 24 ऑप्शन में नहीं है, तो यू कैन गो विद नन ऑफ दिस, यू कैन गो विद नन ऑफ दिस। तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस है, तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं किया क्योंकि मैं आगे अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आने वाला हूँ जिसमें थोड़ा सा टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? एक बार और भी बता देता हूँ, एक और अप्रोच बताता हूँ। x 80% है y का, ठीक है, तो y अगर 100 है तो x 80 हुआ, ठीक है, और z 120% है x का। उसको जरूरी नहीं है कि आप सॉल्व करो, आप एज इट इज भी रख सकते हो। 120% मतलब 120/100 ऑफ x, ऑफ x, x की वैल्यू क्या है? 80। तो मैंने सेम से ही बता दिया। तो कितना आ जाएगा? 96। तो काट लीजिए, 4 के टेबल पे काट लीजिए, तो आ जाएगा 25, 20 और 24। डन? कर लोगे? कर लोगे? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। इन दोनों क्वेश्चन की एक खास बात थी, दोनों क्वेश्चन एक्चुअल में परसेंटेज के ही थे, ठीक है, तो हमने 100 मान के चला, लेकिन दोनों क्वेश्चंस में लास्ट में रेशियोज पूछी थी, ठीक है, इसलिए मैंने रेशियो के टॉपिक में ये क्वेश्चन कंसीडर किए। ऐसा एक और है, ये जो क्वेश्चन है ना, अभी जो टाइप स्टार्ट किया उसका सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ऐड कर लेना ऑप्शन नन, और ये रेशियो है, ठीक है। ट्राई करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। बॉयज और गर्ल्स की रेशियो बताओ, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो बताओ। बच्चों एक छोटी सी बात और सुन लो, बॉयज गर्ल से 12% ज्यादा नहीं है, बॉयज गर्ल से 12% नहीं है, बॉयज गर्ल से ज्यादा है 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, उसने ये नहीं कहा कि बॉयज गर्ल से ज्यादा है 12%, ना, बॉयज गर्ल से ज्यादा है। इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। कंपैरिजन किससे? टोटल स्ट्रेंथ से। तो मैंने मान लिया टोटल स्ट्रेंथ है 100, मैंने मान लिया कि टोटल स्ट्रेंथ है 100, ठीक है, मैंने मान लिया कि क्लास में बॉयज प्लस गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है वो है 100, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया?
मोर और लेस की बात होती है तो डिफरेंस की बात होती है, मोर और लेस की बात होती है तो डिफरेंस की बात होती है, राइट। तो बॉयज गर्ल से ज्यादा हैं, वो कैसे आएगा? बॉयज में से गर्ल्स को निकाल के, बॉयज गर्ल से ज्यादा है कितना? 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, इसका 12%। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ बॉयज गर्ल से 12% ज्यादा, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ कि बॉयज गर्ल से ज्यादा है कितना? 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। इफ टोटल स्ट्रेंथ इज 100, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, मैं सपोज कर सकता था, देन बॉयज गर्ल से ज्यादा है कितना? इसका 12%। तो दो इक्वेशन सॉल्व करनी आती है आपको, ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करोगे तो प्लस माइनस वाला गया, प्लस 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 प्लस, तो बॉयज कितने आ जाएंगे आपके पास? 56, तो उधर चला जाएगा। तो अगर 100 में से 56 बॉयज हुए, अगर मैंने बॉयज और गर्ल्स का सम 100 माना था, 56 बॉयज हुए, तो गर्ल्स कितनी हुई? 44। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या आ जाएगा? 14:11। 14:11। कई बच्चों ने गलत निकाला होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे अपनी मर्जी से कंसीडर कर लेते हैं कि बॉयज गर्ल से 12% ज्यादा हैं तो 100 112 कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, बॉयज गर्ल से ज्यादा है कितना? 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो अगर टोटल स्ट्रेंथ 100 है, अगर टोटल स्ट्रेंथ 100 है तो बॉयज गर्ल से ज्यादा कितना? 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो इसका 12% हुआ 12, तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये 2 नीचे चला जाएगा, बॉयज आ जाएंगे 56। तो 100 में से 56 बॉयज है तो गर्ल्स कितनी हुई? 44, क्योंकि टोटल बॉयज और गर्ल्स मैंने माने थे 100। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है? डन। चलिए सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। मैंने टाइप क्यों कंसीडर करी इन 3 क्वेश्चंस के लिए? बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये टाइप कंसीडर करी, कुछ एक कैटेगरी है क्वेश्चंस की जो बहुत ज्यादा आती है, ध्यान से सुनिएगा। अब ना 2 चैप्टर हो गए हैं, परसेंटेज और रेशो, अब दोनों को मिक्स करने का टाइम था एक्चुअली, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू गिवन ना हो, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स को छोड़ते हैं, कुछ और लेते हैं, मान लो कुछ भी और लेते हैं। 2 क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं 2:3 में, ठीक है। सुनिए ध्यान से, अगर मैं ये किया, रेशो दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, रेशो दिया हुआ था, फिर क्वेश्चन में आगे पढ़ा परसेंटेज भी दी हुई है कि 2 क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस रेशो में है, फिर इतने बढ़ गए इतने घट गए, कुछ भी दिया हुआ है मतलब। तो आपको पता है अगर कोई एक्चुअल वैल्यू दी ना हो तो मैं 100 मानकर चलता हूं, परसेंटेज में मानता हूं ना 100। तो अगर यहां पे मैं टोटल 100 मानूं तो वो 2:3 में डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, ये 40 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे 2:5 होता और मैं 100 मान के निकलूं, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 100 मान लिया, लेकिन रेशो में 2:5 है, तो मैं फंस जाऊंगा फ्रैक्शंस में, समझ रहे हो? तो कभी भी ना परसेंटेज दियो और कोई एक्चुअल वैल्यू दी ना हो तो हम 100 मानते हैं, लेकिन परसेंटेज दियो, एक्चुअल वैल्यू भी ना दियो और साथ में रेशो भी दियो, तो 100 पता किसको मानना? कॉमन फैक्टर को मानना, आपकी कैलकुलेशन सेव रहेगी। आप मान लेना कॉमन फैक्टर 100 है तो एक क्लास में 200 हुए, दूसरी क्लास में 500 हुए। जब मानना ही हमारे हाथ में तो ऐसी चीज मानो जो आपको दिक्कत ना करे। परसेंटेज को संभालने के लिए 2 जीरोस मान लेते हैं और रेशो के हिसाब से 200 और 500 मान लेते हैं। शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। देखो मान लो ये क्वेश्चन है, 2 नंबर्स हैं 4:5 में। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, अभी तक आपने मेरे साथ जो सीखा है पूरा क्वेश्चन पढ़ो। कोई एक्चुअल वैल्यू है नहीं, मैं हमेशा 100 मानता हूं। 100 किसको देख के मानता हूं? परसेंटेज को देख के मानता हूं, है ना। मैं 100 किसको देख के मानता हूं? हमेशा परसेंटेज को देख के 100 मानता हूं। पूरे क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू गिवन है नहीं, लेकिन अगर यहां पे मैंने 100 माना तो 100 4:5 में पॉइंटों में बढ़ जाएगा। तो जब मानना ही अपने हाथ में है तो रेशो भी साथ में है, तो परसेंटेज के साथ रेशो भी है, तो कॉमन फैक्टर को 100 मानो। तो अगर कॉमन फैक्टर 100 है तो एक नंबर हुआ 400 और दूसरा नंबर हुआ 500। बेसिकली ये मानने से मैंने रेशो को भी संभाल लिया, परसेंटेज को भी संभाल लिया, ठीक है। कैलकुलेशन भी कम होगी और रेशो भी संभल जाएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो मैंने क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर 100 माना। एक चीज मैं सपोज कर सकता था, बिकॉज एक्चुअल वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो मैंने एक नंबर 400 मान लिया, दूसरा नंबर 500 मान लिया, ठीक है। बेसिकली मैंने 2 नंबर नहीं सपोज किए, मैंने कॉमन फैक्टर 100 माना, इसलिए एक 400 हुआ, दूसरा 500 हुआ। आगे चलते, पहला नंबर बढ़ गया 20%, इसका 20% बढ़ा दो,
10% 40, 10% 40, 20% 80, 480। दूसरा नंबर 20% घट गया, दूसरा नंबर 20% कम हो गया, तो इसका 10% 50, 20% 100, 100 कम हो गया तो कितना हो जाएगा 400। तो रेशो क्या हो जाएगी, रेशो हो जाएगी 6, रेशो 5। आंसर क्लियर है। तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है 100 मानेंगे, परसेंटेज दिख गई थी इसलिए 100 मानने का दिमाग में आया, राइट। लेकिन 4:5 कैसे संभलेगा अगर मैंने दोनों नंबर्स का सम 100 मान लिया, वो तो डिवाइड नहीं होगा ना 100 से। हमें सोचना ही नहीं है, रेशो है ना साथ में, तो एक को 400 मान लो, एक को 500 मान लो, बेसिकली कॉमन फैक्टर 100 मान लो, नंबर्स आ जाएंगे। फिर नंबर्स में जो चेंज आया, एक 20% बढ़ा दिया, दूसरा 20% घटा दिया, तो रेशो ले लिया। क्लियर है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते थे, 20% बढ़ गया तो 120% हो गया 400 का, ये 20% घट गया तो 80% हो गया 500 का, तो ऐसे भी ले सकते थे, ठीक है। चॉइस एक ही, बात एक ही होती है, काट वाट का 6:5 ही आएगा। ये सक्सेसिव में मैंने ऐसे सिखाया था परसेंटेज में। एक और दिखाता हूँ क्वेश्चन। अब जैसे 3:2 है, कोई 100 मान के संभाल लेगा, लेकिन 3:4 होता तो कल को फंस सकते थे। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, लास्ट में पूछा गया उसको भी समझिए, रेशो को भी समझिए, परसेंटेज को भी समझिए। चलिए अब मैं करके दिखाता हूं, जिनका आ गया होगा वेरी गुड, जिनका नहीं आया सुनिएगा। देखो, बॉयज को मान लो 300, गर्ल्स को मान लो 200। ठीक है, सपोज कर लिया कि स्कूल में बॉयज 300 है, गर्ल्स 200 है। ठीक है, अगर आप 100 मानते हो तो ये क्वेश्चन में मे भी आपको बेनिफिट हो, बट कल को 3:4 होगा ना तो आप फंस सकते हो। तो मैं ऐसे करवा रहा हूं जैसे हर क्वेश्चन हो, ठीक है, सिर्फ यही क्वेश्चन ना हो। 3:2 के हिसाब से बॉयज 300, गर्ल्स 200, टोटल हो गए 500। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का सम कितना हो गया 500। ठीक है, 20% बॉयज जो हैं वो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, तो इसका 20% कितना होगा 60। तो 60 बॉयज स्कॉलरशिप होल्डर हुए। ठीक है, आगे 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। इसका 25% होता है 1/4 यानी 50। तो 50 गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर हुई। तो कितने लोग स्कॉलरशिप ले गए 110, दोनों को ऐड कर दिया ना। कितने में से, टोटल कितना था इनका 500, तो 500 में से 110 लोग स्कॉलरशिप ले रहे हैं, मतलब 22% लोग स्कॉलरशिप ले रहे हैं। 22% लोग स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो कितने परसेंट स्कॉलरशिप नहीं ले रहे 78%। कितने परसेंट नहीं ले रहे 78% जो है स्कॉलरशिप नहीं ले रहे। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। ठीक है, वो जो एक बच्चे का ना मुझे मैसेज आया था कमेंट सेक्शन में कि मतलब बॉयज गर्ल्स हैं तो एक ट्रांसजेंडर का भी पॉइंट होना चाहिए। तो
उसकी बात मुझे अच्छी लगी, होना चाहिए। पर अब जब हम एज अ टीचर चल रहे होते हैं, हम बुक्स को देख के चलते हैं और हमें ये भी पता है कि पेपर्स में इन्हीं क्वेश्चंस को उठाते हैं, तो थोड़ा कंसीडर करके हमें चलना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा कंसीडर करके हमें चलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू बुक्स, क्योंकि कल को पेपर में डाल देगा हमारा आंसर गलत हो जाएगा, कुछ हम ज़्यादा सोच लेते हैं तो वो पॉइंट को गलत ले जाते हैं, है ना। तो एक बार मैनेज करिए इस पॉइंट को, क्योंकि मैंने देखा है परसेंटेज की बुक उठाऊं तो उसमें भी बॉयज़ गर्ल्स या मेल फीमेल की ही बात की जाती है क्वेश्चंस में, और ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन है 10-10 क्वेश्चन हैं, सेम यहाँ पे है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर देता हूँ, राइट। इवन मेरे एक नोन में है, बहुत क्लोज नोन में है, उन्होंने यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म होता है उसमें ये पॉइंट स्पेशली ऐड करवाया था, मतलब स्पेशली ऐड करवाया था इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि ट्रांसजेंडर का भी एक पॉइंट होना चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड होना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो बॉयज़ 300 गर्ल्स 200 मान ली, ठीक है, बॉयज़ 300 गर्ल्स 200 मान ली। 20% बॉयज़ स्कॉलरशिप होल्डर है, तो 20% हुआ इसका कितना, मैंने छोटी कैलकुलेशन पकड़ी जैसा कि मैं परसेंटेज में बताता था। तो 20% इसका 10% 30, 20% 60, 25% गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर है, इसका 25% 1/4 यानी 50। तो टोटल स्कॉलरशिप होल्डर कितने हुए, 110। ओवरऑल कितने हैं, ओवरऑल कितना है 500, राइट। तो कितना आ जाएगा 22% स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो नॉन स्कॉलरशिप वाले डेफिनेटली कितने होंगे 78%। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। मैं 100 मानकर चलता तो मे भी ये आसान हो जाता, लेकिन कल को 3:4 आ गया, 4:5 आ गया, तो क्या फायदा ना। तो रेशो को भी संभाला, परसेंटेज को संभाला, तो 2 जीरो चाहिए थी। रेशो को संभाला तो कॉमन फैक्टर 2 जीरोस वाला मान लिया, ताकि ये भी एडजस्ट हो जाए 300 और 200 करके, तभी तो टोटल 500 हुआ, राइट। क्लियर है, क्लियर है। एक और आपके लिए, सभी के लिए। The number of employees in a company is in the ratio 4:5:6। तो मान लो 400, 500, 600, राइट। तो सॉल्व करो इसको जल्दी से, राइट। आंसर प्लीज, क्विकली क्विकली क्विकली। तो एक कंपनी में 400, एक कंपनी में 500 और एक कंपनी में 600। अकॉर्डिंग टू रेशियो मान लिया। 100 क्यों माना, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, राइट, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं थी। तो 400, 500, 600, ठीक है। अब पहले कंपनी में 25% बढ़ गया, इसका 25% होता है 1/4 बढ़ गया, तो ये 100 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 500। दूसरी कंपनी में 30% बढ़ गया, इसका 10% होता है 50, 30% होता है 150, 30% होता है 150, 150 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 650। तीसरी कंपनी में 50% होता है आधा, इसका आधा होता है 300, वो बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा 900। जब आप काटोगे तो 0 0 0 गई, 5 के टेबल पे काटो, 10 13 और 18, 10 13 18 ऑप्शन में नहीं है, 13 10 18 है। उसने ABC की सीक्वेंस बताई हुई है, तो आंसर नन ऑफ दीज में जाएगा। फाइनल आंसर इज 10 13 18। ये ध्यान में रखना, ABC है, उसने ABC रिस्पेक्टिवली मेंशन किया है, तो ये 13 10 18 कंसीडर नहीं होगा। आंसर होगा 10 13 18, नन ऑफ दीज में जाएगा, नन ऑफ दीज में जाएगा। तो ये परसेंटेज बेस रेशियो के क्वेश्चंस थे, है ना, ये परसेंटेज बेस रेशियो के क्वेश्चंस थे। तो दोनों मिक्सअप हुए, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, हम 100 मानते हैं, परसेंटेज से हमने सीखा एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है तो 100 मान लो, लेकिन साथ में रेशियोज भी थी, तो कॉमन फैक्टर को 100 मान लो, तो रेशियो भी संभल जाएगी, परसेंटेज भी संभल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, जिसमें एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा नन ऑफ दीज और ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है, सब कुछ दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, यूज दैट एक्चुअल वैल्यू प्लीज।
द बस फेयर एंड द ट्रेन फेयर ऑफ अ प्लेस फ्रॉम कोलकाता टू वर ₹20 and 30। ट्रेन फेयर बढ़ गया है और बस फेयर भी बढ़ गया है, तो नया ट्रेन और नया बस का फेयर बताइए। आंसर प्लीज। बोनस 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 बोनस, बस पढ़ लेना किसका बढ़ा है किसका नहीं बढ़ा और किसका किसका रेशियो पूछा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इस क्वेश्चन में एक बड़ी अच्छी चीज थी कि पहले बस का लिखा फिर ट्रेन का लिखा, लेकिन जब वो बढ़ा रहा है तो पहले ट्रेन का बढ़ा रहा है फिर बस का बढ़ा रहा है, जो सीक्वेंस है मतलब। तो बस का 20 रुपए, ट्रेन का 30 रुपए। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, तो ट्रेन का 20% बढ़ा है। जल्दी जल्दी में गलतियां होती हैं, याद रखना हमेशा, स्टेटमेंट को आराम से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ट्रेन का 20% बढ़ा, इसका 10% होता है 3, 20% होता है 6, तो 20% इसका हुआ 6, तो 6 बढ़ जाएगा, तो ट्रेन का फेयर हो जाएगा 36। बस का 10% बढ़ा है, इसका 10% कितना होता है 2 बढ़ जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो 36 और 22 का रेशो क्या होगा 18:11। आंसर बोनस बोनस। तो परसेंटेज बेस्ड रेशियो क्वेश्चंस जो आज हमने किए ये इजी थे। प्रपोर्शन का कंसेप्ट जो आज हमने किया इजी था, थोड़ा सा मैंने भी स्पीड खींचा, बस बताना सही समझा कि कहाँ पे क्या यूज करना है और प्रपोर्शन में क्या कैटेगरीज यूज कर सकता है, दोनों बताइए। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस में पहले तो मैंने सिंपल वाले क्वेश्चंस लिए जो परसेंटेज में हम लेते हैं कि एक्चुअल वैल्यू गिवन है तो 100 मान लो, लास्ट में रेशियो पूछा है, इसमें भी सेम था इसमें भी सेम था, लेकिन इसमें कहा था टोटल स्ट्रेंथ से। देन 2 नंबर्स की बात करें तो कॉमन फैक्टर 100 मानना है, तो उसके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे। देन मैंने एक्चुअल वैल्यू दे दी, तो एक्चुअल वैल्यू को यूज करना आना चाहिए, राइट। बस का रेट 20 रुपए है, ट्रेन का रेट 30 रुपए। ट्रेन का 20% बढ़ाया तो इसका 20% बढ़ेगा तो 36 हो जाएगा। बस का 10% बढ़ाओगे तो 22 हो जाएगा। 36 और 22 का रेशियो क्या हो जाएगा 18:11, राइट। तो ये हमारा था प्रपोर्शन का कंसेप्ट और इजी सा परसेंटेज का कंसेप्ट। अब हम थोड़ा सा वर्क करेंगे जाते जाते आधा एक घंटा इन पार्ट्स पे, ठीक है। मेन तो ये पार्ट रहता है, बेसिकली मुझे ये सिखाना है कहाँ पे रेशो ले सकते हैं कहाँ पे रेशो नहीं ले सकते। तो लेट्स स्टार्ट लास्ट टाइप, ऑलमोस्ट लास्ट टाइप, राइट। बस ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, रेशो बेस्ड फ्रैक्शन क्वेश्चन। तो रेशो अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे ना पी एंड क्यू का सम दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 1664। तो फ्रैक्शन बेस्ड टाइप क्या है बेसिकली, मान लो पी एंड क्यू का सम दिया हुआ है 1664, ठीक है। इसको बांटना है 1/3 रेशो 1/5 में, है ना। तो बेसिकली इस टाइप में मैंने आपको ये सिखाना है पहले कि फ्रैक्शंस को खत्म कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि 3 लोग हैं ABC, उनमें कुछ पैसे बटे जिसका रेशो आपको ये दे दिया, मान लो ये दे दिया। अब आपको फ्रैक्शंस में डील करना नहीं आता, आप चाहते हो कि ये फ्रैक्शंस खत्म हो जाए किसी तरीके से, है ना। तो आपने करना क्या है, सुनिए बच्चों, याद रखना रेशो में अगर हम सारी जगह पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो रेशो में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर एक ऐसे से मल्टीप्लाई करना जो डिनोमिनेटर को खत्म कर दे। तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को काट देगा, तो इन तीनों का आपने एलसीएम लेना है। जब आप 4, 5 और 6 का एलसीएम लोगे तो आएगा 60। जब आप 4, 5 और 6 का एलसीएम लोगे तो वो 60 आएगा, तो तीनों को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो फ्रैक्शनल रेशो है वो एक नेचुरल नंबर की रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। ये कट जाएगा 15, 15 3 45, ये कट जाएगा 12, 2 12 24। कटेगा तो है ही, क्योंकि हमने नंबर ही ऐसा माना जो डिनोमिनेटर का एलसीएम हो। तो ये जो रेशो बनी है ना, और जो रेशो गिवन थी इनिशियली, उनमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि सारी जगह सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो बेसिकली एक तरीका होता है फ्रैक्शंस को खत्म करने का, दिखाता हूं, ध्यान दो। मान लो इस क्वेश्चन में पी एंड क्यू का सम दिया हुआ है ना। पी एंड क्यू का सम कितना दिया हुआ है 1664, लेकिन जो रेशो दी हुई है वो दी हुई है 1/3 रेशो 1/5। तो मेरी एक बात याद रखना कि डिनोमिनेटर को खत्म करना है आपने, तो नंबर ऐसा मानो जो दोनों को काट दे। तो 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। तो दोनों जगह पे रेशियो में अगर हम दोनों जगह पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब आप काटोगे तो ये 5 आ जाएगा,
और ये 3 आ जाएगा। तो बेसिकली जो रेशोज गिवन थी और जो रेशोज बनी है उनमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन से नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट किया है। तो इसमें बांटो चाहे इसमें बांटो एक ही बात होती है। तो अब आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपका लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन बन गया रेशोज का। 8 हिस्से हैं किसके बराबर? 1664 के बराबर। तो एक हिस्सा कितना आ जाएगा? 208। एक हिस्सा 208 आ जाएगा। तो P का पूछा है तो 5 को 208 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 1040। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे आपको ये सिखाना था कि फ्रैक्शन रेशियोज को कैसे खत्म करते हैं। एक और देख लो फिर आगे कुछ और सिखाना है। 3200 रुपये बांटा है 3 वर्कर्स में, ठीक है? 3 वर्कर्स में 3200 रुपये बांटा है, राइट? 3 वर्कर्स में 3200 रुपये बांटा है, ठीक है? अब उनका रेशो जो है ना वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब आपको तो फ्रैक्शन को डील करना नहीं आता, फ्रैक्शन से भागना चाहते हो, फ्रैक्शन से बचना चाहते हो। तो फ्रैक्शन से कैसे बचा जा सकता है? जब आप डिनोमिनेटर का एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15, उसको लेकर सारी जगह मल्टीप्लाई कर दो, सारी जगह मल्टीप्लाई कर दो। रेशो में ऐसा कर सकते हैं। तो ये इससे कटेगा तो 339, ये इससे कटेगा नहीं तो 30, ये इससे कटेगा 5 तो 25। तो इस रेशो में आप इस पैसे को बांटोगे और ये जो रेशो बनी है ना इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है, बस हमने फ्रैक्शंस खत्म किए, ठीक है? फ्रैक्शंस खत्म किए। अगर रेशोज में सेम नंबर से तीनों जगह मल्टीप्लाई किया तो रेशोज वही रहती होती हैं, राइट? अब सॉल्व कैसे करना है? ये कितने हिस्से हो गए? 64 हिस्से, इन सभी को ऐड कर दिया, इसके बराबर है। तो एक हिस्से की वैल्यू क्या होगी? इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितनी आ जाएगी? 50। पूछा गया था आपसे सेकंड वर्कर का, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा? 1500, राइट? क्लियर है? क्लियर है? एक तो मुझे ये सिखाना था कि रेशियोज में अगर फ्रैक्शन बन जाए तो घबराना नहीं है। डिनोमिनेटर देखो जितने भी हैं उन सभी का एलसीएम लेके सभी जगह मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर सम दिया होगा तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। एक तो मुझे ये सिखाना था। एक मुझे कुछ और चीज सिखानी है आपको, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? इस क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा। पहले तो आप इसको सॉर्ट आउट करो, फिर मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाना है। समझ लीजिए रेशियो का लास्ट पॉइंट है जो मुझे सिखाना है। चैप्टर में भी 3-4 क्वेश्चंस और करवाने हैं, बट लास्ट पॉइंट है जो सीखने वाला रेशियोज में। पहले इसको ट्राई कीजिए, गिव इट अ ट्राई। ट्राई कीजिए। 680 रुपए बांटे हैं एबीसी में in such a way that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets, then B's share is। सॉल्व कीजिए। एक बार ट्राई कीजिए फिर बताता हूं। ₹680 बटे तीनों में, तो तीनों का सम 680 हुआ, है ना? तीनों का सम 680 हुआ। A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets। मान लो C को x मान लिया तो B 1/4 होगा यानी x/4 होगा अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, है ना? अगर C x है तो B उसका 1/4 है, राइट? तो A gets 2/3 ऑफ B gets, तो अगर B की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो A आ जाएगा x/6, तो A भी आ गया। तो A B C इक्वल टू 680। सॉल्व तो आप कर लोगे। देखो इतना बेस तो हमारा बन चुका है कि क्वेश्चन को सॉल्व तो हम जैसे तैसे कर लेंगे।
ठीक है, क्लबिंग भी कर सकते थे, ए और बी का रेशो ले लेते, बी और सी का ले लेते, बट मुझे कुछ और बताना है इस क्वेश्चन में। एक ट्रिक कह सकते हो, लॉजिक कह सकते हो, और कुछ जरूरी चीजें होती हैं सीखने वाली जो आपको बतानी है। यहां से एक्स आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तीनों का सम दिया हुआ है, मैं आपको ये पॉइंट सिखाने वाला हूं कि कहां रेशो ले सकते हैं, कहां रेशो नहीं ले सकते। हम बच्चों चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, रेशो का, तो हमें ये तो पता हो कि कहां रेशो ले सकते हैं, कहां रेशो नहीं ले सकते। तो पहले मैं वो डिस्कस करूंगा कहां रेशो ले सकते हैं, फिर मैं वो भी डिस्कस करूंगा जो कि मेरी हैबिट है, कहां रेशो नहीं ले सकते। कब रेशो ले सकते हैं, कभी भी कहीं भी वर्डिंग, मतलब जो हम चैप्टर पढ़े हैं ना अभी, उसका मतलब है कंपेयर करना। तो हम कंपेयर कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, वो मैं बताना चाहूंगा। मान लो हम दोनों की वैल्यूज दी हुई हैं, राइट, दो बंदे लेके चलते हो, राइट, दो बंदों की वैल्यूज दी हुई हैं, मेरे पास 20 रुपए हैं, आपके पास 30 रुपए हैं, तो हम आपस में रेशो ले सकते हैं। 20 और 30 काट कर कितना आ जाएगा, 2:3, कॉमन सेंस है। दूसरा, अगर कभी स्टेटमेंट में ये लिखा हो मैं आपसे डबल हूं, तो हम हमेशा हमारी रेशो ले सकते हैं, क्योंकि आप 10 हो तो मैं 20 हूं, रेशो 1:2 रहेगा। मैं आपसे डबल हूं, आप 50 हो तो मैं 100 हूं, 50 और 100 काट के भी 1:2 ही बनेगा। आप x हो तो मैं 2x हूं तो भी काट कर 1:2 बनेगा। 500 तो मैं 1000 हूं तो भी काट कर 1:2 बनेगा। तो कभी भी डबल की बात करेगा, ट्रिपल की बात करेगा, रेशो ले सकते हैं। मैं आपसे ट्रिपल हूं, आप 50 हो तो मैं 150 हूं, 1:3। आप 10 हो तो मैं 30 हूं तो भी 1:3। आप 400 तो मैं 1200 हूं, ट्रिपल हूं ना, तो भी 1:3, काट के तो 1:3 बनेगा ना। तो डबल ट्रिपल पे भी रेशो ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हो। अगर स्टेटमेंट में ये लिखा हो ना, कोई किसी से डबल है, ट्रिपल है, कोई नंबर किसी से डबल है, कोई किसी बंदा किसी से डबल है, तो आप रेशो हमेशा ले सकते हो। कभी भी ये लिखा हो मैं आपका 1/4 हूं, फ्रैक्शंस, तो भी रेशो ले सकते हो, तो भी रेशो ले सकते हो। मैं आपका 1/4 हूं, आप 40 हो तो मैं 10 हुआ ना, 40 का 1/4 10 होता है, 4:1 हो गया। आप 100 हुए, मैं 1/4 हूं तो 25, 100 और 25 का रेशो लोगे तो भी वही आएगा, 4:1 आएगा। आप 500, आप 600, आप 800, कुछ भी ले लो, उसका 1/4 करके रेशो लोगे तो 4:1 नहीं आएगा। आप 4000 लोगे, मैं 1/4 हूं तो 1000 हूं तो भी तो 4:1 आएगा। आप 800 लोगे, 800 का 1/4 हुआ 200, तो 800 और 200 का रेशो भी 4:1 ही रहेगा। तो रेशो वही रहेगा, मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो कभी भी डायरेक्ट दोनों की वैल्यूज दी हो तो भी रेशो ले सकते हो, डायरेक्ट लिखा हो कोई किसी से डबल है, ट्रिपल है, 4th है, 1/4 है, 1/8 है, 3/8 है, रेशो ले सकते हो, रेशो वही रहेगा। परसेंटेज के थ्रू भी आप रेशो ले सकते हो। कोई किसी से 20% ज्यादा है, तो 100 है तो 120 होगा, रेशो 5:6 होगा। कोई किसी से 20% ज्यादा है, इसका 20% बढ़ाओ, रेशो तो अभी भी 5:6 ही आएगा ना, राइट। कुछ भी ले लो, 1000 का 20% बढ़ाओ तो 1200, 1000 और 1200 का रेशो भी 5:6 ही आएगा। तो परसेंटेज से रेशो भी बना सकते हो, रेशो से परसेंटेज, परसेंटेज से रेशो बना सकते हो। याद एक क्वेश्चन किया था बिल बनाने वाला लास्ट सेशन में, राइट, बिल बनाया था, ऑर्डर चेंज हुआ था, मैंने लास्ट में रेशो लिया था 40% ज्यादा, मतलब 100, 140, 5:7। परसेंटेज के थ्रू रेशो ले सकते हो। अगर किसी का किसी से परसेंटेज कंपैरिजन है तो वो रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ भी मानोगे रेशो वही आएगा, ठीक है। तो कब कब कंपेयर कर सकते हो, मेरी और आपकी वैल्यू दी है, काट लो, रेशो मिल जाएगा। मेरा और आपका रिलेशन दिया है, मैं आपका डबल हूं, ट्रिपल हूं, 1/4 हूं, 1/8 हूं, रेशो ले सकते हो। कभी भी मेरा आपका परसेंटेज दिया, मैं आपसे 20% ज्यादा हूं, 10% कम हूं, 40% हूं, या कुछ भी हूं, रेशो ले सकते हो। कब रेशो नहीं ले सकते, कब रेशो नहीं ले सकते, ये कम लोग सिखाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको पता ही नहीं होता पेपर में करना क्या है, शुरू कैसे करना है। कहीं पे भी एक्चुअल वैल्यू दी होती है, मानकर चल रहे होते हैं, ऐसे नहीं। कभी भी ये लिखा हो ए बी से 5 रुपए ज्यादा है, ए बी से 5 रुपए ज्यादा है, तो आप बोलोगे बी 100 है तो ए 105 हुआ। मैं तो रेशो भी ले लिया, बच्चा गलत लिया, क्योंकि अगर मैं 100 की जगह पे 10 मानता तो 5 रुपए ज्यादा होता तो 15 होता, तो रेशो कुछ और आता। मैं 20 मानता तो 20 से 5 ज्यादा 25, तो रेशो कुछ और आता। तो रेशो तभी मान सकते होते हैं जब कुछ भी मान लो तो रेशो वही आए। तो जहां पे भी एक्चुअल वैल्यूज हो आप रेशो नहीं ले सकते। एक्चुअल वैल्यूज मतलब कंपैरिजन कुछ एक्चुअल वैल्यूज का हो। मैं किसी से 5 रुपए ज्यादा हूं, मैं किसी से 3 रुपए कम हूं, तो जब तक आपको वैल्यूज नहीं पता यू कांट टेक कंपैरिजन, राइट। याद करो एक क्वेश्चन था,
रेशो के लेक्चर नंबर 2 में था। 76 पे बांटे हैं ए बी सी में, ए बी से 3 ज्यादा है, बी सी से 8 ज्यादा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो मैंने कहा था ना कि इस क्वेश्चन को कोई शॉर्टकट से नहीं करवा सकता, एक्स मानना ही पड़ेगा, तो वहां रेशो नहीं ले सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन, अब सोच रहे होगे सर इतनी देर से बोले जा रहे हैं, यूज तो करके दिखाओ। सामने जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ना शॉर्टकट्स होती हैं थोड़ी, बट लॉजिकल, मैं लॉजिक ढूंढता हूँ, बिना लॉजिक के मुझे शॉर्टकट पचती नहीं है बेसिकली, ठीक है। जब तक लॉजिक ना मिले मैं बताता नहीं हूँ, राइट। तो लॉजिक है, सुनना ध्यान से। तीनों का सम है 680, सुनना ध्यान से। अगर किसी तरीके से मुझे तीनों की रेशो पता हो तो लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन बन जाएगा। तीनों की रेशो दी है, तीनों का सम दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, कभी भी फ्रैक्शनल कंपैरिजन हो तो आप रेशो ले सकते हो, राइट। सुनते रहना एक बार। a 2/3 है b का, b 1/4 है c का, बस यही लिखा हुआ है। फ्रैक्शनल कंपैरिजन है, कोई एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं है, 2/3, 1/4, 5/6 ऐसे कंपैरिजन है, तो आप रेशो ले सकते हो। कैसे लेनी है सुनो। परसेंटेज नहीं है पूरे क्वेश्चन में कि 100 मान के बैठ जाओ, ना। नंबर ऐसा मानना जो आपका टाइम बचाए, नंबर ऐसा मानना जो डिनोमिनेटर ही खत्म कर दे। यहां पे डिनोमिनेटर क्या है 2/3, नीचे क्या है 3, यहां पे डिनोमिनेटर क्या है 1/4, नीचे क्या है 4। ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 भी खत्म कर देगा, 4 भी खत्म कर देगा? 12। मान लो C 12 है, मान लो C 12 है, ठीक है। सुनते रहिएगा। B 1/4 है C का, इसका 1/4 कितना होगा? 3। A 2/3 है B का, इसका 2/3 है, इसका 2/3 कितना होगा? इसका 2/3 कितना होगा? 2। आगे रेशो आप किसी भी मेथड से निकाल लो, रेशो यही आएगी। अब करना क्या, कुछ नहीं। 17 इसे 680, लेक्चर नंबर 1। तो 1 हिस्सा 40, पूछा गया था B, तो 3 हिस्से 120। लोग इसको शॉर्टकट बोलते हैं, मैं लॉजिक बोलता हूं कि बच्चे को समझाओ, राइट। बच्चे को समझ में हो कि कब ले सकता हूं, कब नहीं ले सकता हूं। अगर यहां पे लिखा होता 2/5 और यहां पे लिखा होता 1/6, 2/5 1/6, तो डिनोमिनेटर क्या होते हैं 5 और 6, तो मैं C को 30 मानता, क्योंकि 30 5 को भी खत्म करेगा, 6 को भी खत्म करेगा। तो कभी भी फ्रैक्शनल कंपैरिजन हो, इफ यू वांट यू कैन टेक रेशियोज। एक्स तो है ही है हमारे पास, वो यूज करो। पंजाब पीसीएस में इतना टाइमिंग का दिक्कत नहीं है, तो आप यूज करो। लेकिन अगर कोई ऐसा पेपर कल को आता है जिसमें टाइमिंग का दिक्कत है, तो यू कैन ऑल्सो हैव नॉलेज कि कब रेशो ले सकते हैं, कब रेशो नहीं ले सकते हैं, कब रेशो ले सकते हैं, कब रेशो नहीं ले सकते। तो कभी भी कहां रेशो ले सकते हैं। वैल्यूज दी हो, मेरी एज 25 साल है, नहीं मेरी एज 32 साल है, किसी की एज 20 साल है, 32 और 20 का रेशो ले सकते हैं। मेरी एज किसी से 20% ज्यादा है, रेशो ले सकते हैं। मेरी एज किसी का 4/3 है, 3/8 है, रेशो ले सकते हैं। लेकिन अगर ये लिखा हो मेरी एज किसी से 5 साल ज्यादा है और ना उसकी एज पता ना मेरी एज पता, तब नहीं सपोज कर सकते, तब रेशो नहीं ले सकते, राइट। वो कौन सा क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन था जो 76 रुपए वाला था। ए बी से 3 ज्यादा है, बी सी से 8 ज्यादा है, कुछ ऐसा था। ए बी से 5 ज्यादा है, बी सी से 8 ज्यादा है, कुछ ऐसा था। ज्यादा तो वहां पे आपको एक्स मानना होता है, क्लियर है। अगर यहां पे 3/8 होता और यहां पे 5/7 होता, तो डिनोमिनेटर क्या थे 8 और 7, तो मैं सी को 56 मान के निकलता तो भी रेशो बन जाती। आप कुछ भी मान लो तो भी रेशो बनेगी, लेकिन नंबर ऐसा मानो जो आपका टाइम बचाए फ्रैक्शंस में। लेकिन अगर कभी कल को इसी क्वेश्चन में ये लिखा होता a 2/3 है b का, ठीक है, और b 5 ज्यादा है c से, तो कोई बड़े से बड़ा बंदा भी ना शॉर्टकट नहीं चला सकता इसमें, उसको x मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा b c से 5 ज्यादा है, तब c को आपको x मानना ही पड़ेगा। bx + 5 है, देन आगे वो डील होगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि बीच में एक्चुअल वैल्यू आ गई तो तब आप कंपैरिजन नहीं ले सकते, क्योंकि आपको b भी नहीं पता, c भी नहीं पता। हाँ, b पता हो तो 5 बढ़ा के c आ जाएगा, रेशो आ जाएगा, लेकिन b भी नहीं पता, c भी नहीं पता। तो ये क्वेश्चन करवाने का मोटिव कुछ नहीं था, बस इतना था कि आपको ये समझाना कि कहाँ रेशो ले सकते हैं, कहाँ रेशो नहीं ले सकते। समझ आ गया हो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो एक्स वाला तो है ही है ना, यूनिवर्सल चीज तो हमारे पास है ही है। और एक्स तो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है जिसको लोग छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट होगी, पेपर क्लियर कराएगी, नहीं, वो सेम क्वेश्चन करा देगी। बट नया क्वेश्चन करने के लिए आपको बनना पड़ेगा, क्लियर है सभी को? क्लियर है। कल ना एक ऐसी मेरे बात हो रही थी, कल ही कुछ
टाइम पहले, 3-4 दिन पहले का ले लो, बात हो रही थी, मेरे कोई नोन थे, बहुत ही इंटेलिजेंट है मैथ्स में, तो उन्होंने लाइफ में ना एमएससी मैथ्स किया है, कॉलेज में टीच किया है, कभी एमसीक्यूज नहीं दिए। कोई पेपर दे रहे हैं मास्टर कैडरे का, तो मेरे पास उठा के ले आए कि तेरे को नॉलेज हो कि एमसीक्यूज कैसे होते हैं डॉल। तो मैंने कहा ये तो मैथ्स देगा, पता नहीं कौन सा मैथ्स था। मैं कहा नहीं ये मेरे बस का नहीं है, मैंने तो कभी इसको पढ़ाया भी नहीं है, ठीक है, बहुत डीप सा मैथ्स होता है ना। तो वहाँ पे डिस्कशन हुआ ना, तो जो बंदा डिस्कशन कर रहा था कहता इनकी तो सोल्यूशन ही एक पेज के, हम तो तेरे से कुछ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। मैं कहा सर देखो, मुझे ना फील्ड की नॉलेज तो नहीं है जो आप मुझे दिखा रहे हो, पर शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। शॉर्टकट क्या होती है? जब आपको किसी चीज़ की डीप नॉलेज होती है, और डीप नॉलेज टीचर को होती है, बच्चे को तब तक नहीं होती है जब तक बच्चे ने डीप स्टडी ना की हो। तो मेरा ये मानना है जब आपको चैप्टर्स की डीप नॉलेज होती है ना, तो वो क्वेश्चन जो 90 सेकंड में हो रहा है ना, वो 15 सेकंड में अपने आप होने लग जाता है। और किसी बच्चे के पास शॉर्टकट भी हो ना, किसी ने कोई फंडे सीखे भी हो ना, नहीं वो आपको हरा नहीं सकता, वो आपको हरा नहीं सकता। और मैंने अपने करियर में सिर्फ ये नहीं कि पंजाब पीसीएस को पढ़ा, बहुत सालों से लगा हूँ, बहुत जगह लगा हूँ, मेरे को जो रिजल्ट मिलता है ना एट द एंड, वो उसी बच्चे का मिलता है जिसने मेहनत की होती है और हार्डवर्क किया होता है और डीप नॉलेज ली होती है, डीप नॉलेज ली होती है। क्योंकि अगर बेसिक से स्कोर्स ना आ रहे होते तो 90+ स्कोर्स भी कई बच्चों के आ जाते हैं जो हम पढ़ाते हैं। नहीं, सभी के नहीं आते हैं, बच्चों पे भी तो डिपेंड करता है, बट 100 में से 90+ आ रहे हैं बच्चों के। कई पेपर्स होते हैं बैंकिंग के होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो ठीक है ना, ठीक है, मतलब 90+ आ रहे हैं, जहाँ पे कट ऑफ 50 नंबर 60 नंबर जा रही है, तो ठीक है, हमारा काम ठीक है, राइट। तो थिंग इज कि मैं थोड़ी लेके आता हूँ वो नंबर, मैं लेके आता होता तो सारों के आ जाते हैं ना, किसी के तो 2-2 साल क्लियर भी नहीं होते। पॉइंट इज कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोगों को मैंने तरीका गाइडेंस दे दिया, वो लोग अपना दिमाग नहीं लगा रहे, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज जितना वर्क करते हो उतना आप अच्छे होते हो, राइट। हाँ, मैं समझता हूँ टाइमिंग का शॉर्टेज है, मैं भी थोड़ा उसी हिसाब से मैनेज कर रहा हूँ। नहीं तो रेशियो पे तो मैं 6-6 लेक्चर लेता हूँ, परसेंटेज पे तो मैं 7-7 लेक्चर्स लेता हूँ, ठीक है। तो टाइमिंग के हिसाब से मैं मटेरियल जो यूजफुल है, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, उस पर ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, रेदर देन कि रैंडम ऐसी बेकार क्वेश्चन उठा ले। तो ये पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि आपको क्या वर्कआउट करना चाहिए, क्या वर्कआउट नहीं करना चाहिए, कब कहाँ क्या लेना है, ये पता होना चाहिए। ये सब तभी पता लगता है जब हम एंटर करते हैं चैप्टर में, राइट। मुझे कोई बोल दे कि मुझे ये चैप्टर आता है, तो मैं उसको बोलूंगा हफ्ता बैठ के देख, तुझे पता लगेगा, शायद तुझे बहुत कुछ नहीं आता होगा, राइट। इट्स ऑल अबाउट डीप नॉलेज। 7 दिन के बाद मुझे भी लगता है अरे ये 2-4 क्वेश्चन तो फिर रह गए, है ना, तो वो तो कभी खत्म नहीं होंगे। बट हाँ, नॉलेज बच्चे को इतनी होनी चाहिए कि पेपर्स को डील कर ले। और आपके जो पंजाब के पेपर्स है ना, कोई इतना लेवल नहीं है। हाँ, रैंडम क्वेश्चंस इन्होंने उठा के डाले लास्ट टाइम, एक एसएससी का रिमाइंडर वाला क्वेश्चन डाल दिया, वो तो देखो अनप्रेडिक्टेबल चीज के लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। बट जो प्रेडिक्टेबल चीजें थी, जैसे एवरेज के क्वेश्चंस पड़े थे, जैसे डीआई थी, प्रेडिक्टेबल थी ना चीजें, वो चीजें हम अगर हमने बेस बना लिया, जो डीआई है ना, डीआई करवाई थी, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर डीआई करवाई थी, तो सारी की सारी डिपेंड किस पे कर रही थी? परसेंटेज पे और आपके बेस पे। और बेस ही तो बना रहा हूँ, एवरेज से लेके, एलसीएम एचसीएफ से लेके, परसेंटेज से लेके। मैं कहता हूँ रेशो खत्म होते होते हमारा 50% मैथ्स हो चुका है। क्योंकि कल को कोई बच्चा P&L कर रहा है, प्रॉफिट लॉस कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, सारा इन्हीं से ही बनेगा, रेशो परसेंटेज इन्हीं से ही बनेगा, राइट। हाँ, 2 चैप्टर्स डिफरेंट हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, तो वो भी अभी स्टार्ट कर देंगे। और एक चीज़ और, रेशो के और परसेंटेज के डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी डाउट क्लास थोड़ी बड़ी होगी, मुझे एक्सपेक्टेड है। बाकी देखते हैं, राइट, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हो गए, क्योंकि दोनों चैप्टर्स में पीडीएफ में भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसकी कंपाइल्ड पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी। तो 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं ख़त्म करने से पहले। ABC का सम दिया हुआ है 3000, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको करा ही देता हूँ, एक सेकेंड। ABC का सम दिया हुआ है 3000। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको सिखाया उसको मैं कैसे यूज करूंगा, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को बचा लोगे। सुनना ध्यान से। ABC का सम है 3000, जो मैंने पॉइंट समझाया था उसको कैसे यूज करता हूं देखना, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी टफ माना जाता है। सुनना ध्यान से, सुनना। A receives 1/3 of B and C together receives, सिर्फ यहां तक रुकना। A 1/3 है, A का कंपैरिजन किससे? B and C से। A का कंपैरिजन किससे? B and C से। तो अगर मैं ये मानूं कि B and C के 3 हिस्से हैं, तो A का 1 हिस्सा हुआ अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। एक बार यही रुको बस, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। A 1/3 है B एंड C का, डिनोमिनेटर क्या था 3, लेकिन कंपैरिजन किससे था? B एंड C से। तो मैंने मान लिया B एंड C 3 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा हुआ।
गॉट इट। तो सॉल्व करते, ओवरऑल देखें तो a प्लस बी प्लस सी हुआ ना 3000, तो कितने हिस्से हुए? 4 हिस्से किसके बराबर हुए? 3000 के। 4 हिस्से किसके बराबर हुए? 3000 के। तो एक हिस्सा कितना होगा? 750। 750 कैसे आएगा? 3000 को 4 से डिवाइड करके, तो a आ जाएगा। a आ जाएगा मेरे पास। मुझे a चाहिए था अभी तक, a क्यों चाहिए था बताता हूं आपको। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? a आ जाएगा 750। सुनते रहिएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सुनिएगा। दूसरा फेज लेते हैं। तीनों का समय 3000, तीनों का समय 3000, ठीक है। दोबारा लिख के देता हूं। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 3000। अब नेक्स्ट लाइन पढ़नी है आपने। b का कंपैरिजन किससे है? b रिसीव्स 2/3 ऑफ a एंड c टुगेदर रिसीव्स। टेढ़ा क्वेश्चन है थोड़ा ही, टफ लेवल में मानता हूं मैं इस क्वेश्चन को। b रिसीव्स 2/3 ऑफ व्हाट a एंड c टुगेदर रिसीव्स, फिर डिनोमिनेटर 3 है, तो b का कंपैरिजन है a एंड c से। तो अगर a एंड c के 3 हिस्से हैं, अगर a एंड c के 3 हिस्से हैं, तो b 2/3 है, तो इसका 2/3 कितना होगा? 2 हिस्से। तो अब अगर मैं देखूं तो 5 हिस्से हुए, 5 हिस्से हुए किसके बराबर? 3000 के बराबर। तो एक हिस्सा होगा 600, एक हिस्सा होगा 600, तो b आ जाएगा मेरे पास 1200। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। अब तीनों में से, तीनों का समय 3000, a आ गया 750, b आ गया 1200। तीनों में से a और b माइनस करोगे तब जाके c आएगा, तब जाके सी आएगा। तो 3000 माइनस 1200 माइनस 750, तो तब जाके सी आएगा आपके पास। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, टफ लेवल क्वेश्चन, मैंने दिमाग लगाया, डिनोमिनेटर्स को डील किया, फिर भी जाके टाइम लगा इस क्वेश्चन में। तो सोचो एक्स लेके कितना बड़ा हो जाता। मैं यही सिखाना चाहता था आपको इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू कि कब हम रेशो ले सकते हैं, कब रेशो नहीं ले सकते। 1/3, 2/3, 5/8 की बात करें तो आप रेशो ले सकते हो। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि बच्चों को कई बार टफ लगता है, तो एक बार रिपीट करना चाहूंगा। तीनों का सम है, तीनों का सम है 3000। सुनते रहिएगा एक बार। पहली लाइन में कहता a जो है 1/3 है b एंड c का, तो b एंड c के अगर 3 हिस्से हैं तो उसका 1/3 होता है 1 हिस्सा। तो 4 हिस्से 3000 हुए, तो 1 हिस्सा हुआ 750, तो a आ गया मेरे पास 750 एक हिस्से के हिसाब से। फिर दूसरी लाइन में उसने कहा कि b रिसीव्स, उसने फिर डिनोमिनेटर 3 रखा, डिनोमिनेटर 5 रखता तो मैं 5 मानता। 2/3 ऑफ a एंड c टुगेदर रिसीव्स। कंपैरिजन किससे? a एंड c टुगेदर से। किसका? b का। 2/3 है, 2/3 मतलब a एंड c के अगर 3 हिस्से हैं तो उसका 2/3 भी है, यानी 2 होगा। तो इन दैट केस 5 हिस्से 3000 हुए, तो एक हिस्सा 600 हुआ, इसको इससे डिवाइड किया तो b कितना आ जाएगा मेरे पास? 1200। तो 3000 में से ये a रखा, ये b रखा, उसने जानबूझकर पेपर में पूछा गया c। तो 3000 में से a और b माइनस कर दो तो आपके पास c आ जाएगा 1050। अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप। तो मैंने ये भी सोचा समझाऊं कि कब रेशो ले सकते हैं, कब रेशो नहीं ले सकते। होने को x से भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लेकिन जब मैंने आपको बता ही दिया कि फ्रैक्शंस के केस में आप रेशो ले सकते हो। तो बच्चों ये मेरी कुछ टाइप्स थी, छोटी छोटी मैंने डिस्कस की आज, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस और करवा रहा हूँ, अभी छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर अभी कुछ खास नहीं हुआ, सुनिएगा। आज बहुत इजी टाइप्स करी हमने, प्रपोर्शन, परसेंटेज बेस, फ्रैक्शन बेस क्वेश्चन, थोड़ा रिसर्च करके बनाई हुई है मैंने टाइप्स एंड ऑल। खत्म थोड़ी होते हैं क्वेश्चन। मिक्सचर की टाइप तो अभी तक छेड़ी भी नहीं है मैंने, क्योंकि मैंने देखा प्रीवियस ईयर्स में आए नहीं है। वैसे भी मिक्सचर्स को लास्ट में हम कवर अप करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि मिक्सचर ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम है, मिक्सचर में भी बहुत कुछ है जो बताना है। तो 1-2 ना ऐसे रैंडम क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, टाइप नहीं है बेसिकली। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं एप्टीट्यूड बेस, तो 1-2 आपसे करवाते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 2 ही करवाऊंगा, बस 2 ही करवाऊंगा, फिर हम आज रेशो को खत्म कर देंगे, ठीक है। दिमाग वाले क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर्स में उठपटांग कई बार, राइट। कई बार क्या 2 ही पेपर हुए हैं, 18 और 15 के जो मेन देखे आ रखा है कुछ भी उसमें, तो लगाइए दिमाग, कुछ टेढ़ा सा ही क्वेश्चन है, लगाइए दिमाग, फिर डिस्कस करेंगे। एक चाइल्ड के पास 3 तरह की टॉफीज हैं, या तो 2 रुपए की, या 5 रुपए की, 10 रुपए की। 120 रुपए हैं उसके पास,
उसको मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टॉफीज ही कैन बाय इफ देयर मी एट लीस्ट वन चॉकलेट, चॉकलेट नहीं टॉफी होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ टॉफी कर लेना, ठीक है, वन टॉफी ऑफ ईच काइंड, टॉफी कर लेना वहां पे, ठीक है। लगाओ दिमाग, कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं है, रैंडम क्वेश्चन है, मिनिमम मैक्सिमम बेस क्वेश्चन कई बार उठ जाते हैं, सोच समझ कर आंसर बताइए। इवन लास्ट फॉर टुडे, लगाओ दिमाग, इसमें एक क्वेश्चन और क्रिएट कर दूंगा पर लगाओ दिमाग इस पे। चलिए थोड़ा सा मैं भी बताता हूँ। 3 तरह की टॉफीज हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ठीक है। टोटल 120 रुपये उसके पास, कम से कम टॉफीज उसने बाय करनी है, पर उसको हर टाइप की एक टॉफी तो लेनी पड़ेगी, हर टाइप की एक टॉफी लेनी पड़ेगी। तो बच्चों दिमाग वाला केस है, सब कुछ दिया हुआ है, सॉल्व वॉल्व नहीं करना, दिमाग लगाना है। कम से कम टॉफीज कैसे बाय होंगी, जब महंगी टॉफी ज्यादा होंगी, महंगी वाली टॉफी ज्यादा होंगी। देखो महंगी वाली टॉफी कितने रुपए की है, 10 रुपए की। अब वो 12 तो ले नहीं सकता मैं, क्योंकि मुझे हर टाइप की टॉफी लेनी है, मुझे हर टाइप की टॉफी लेनी है, तो मैं 12 तो ले नहीं सकता हूं, तो मैं क्या लूंगा 11। अगर मैं 11 टॉफीज लूंगा तो मेरे 110 रुपए लग जाएंगे, यस और नो। देखो कम से कम टॉफीज, मिनिमम टॉफीज तभी बाय होंगी जब सबसे महंगी वाली सबसे ज्यादा होंगी। 12 नहीं ले सकता, 12 लिया तो 120 रुपए वहीं खत्म हो जाएंगे। मेरे पास एक दिक्कत भी तो है कि मुझे हर टाइप की टॉफी लेनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 11 मैं ले सकता हूं, 11 लूंगा तो 110 रुपए हो गए, तो कितने रुपए बचे, 10 रुपए। लेकिन 10 रुपए में अगर मैं एक 5 रुपए वाली टॉफी लूंगा, अगर एक तो मुझे लेनी पड़ेगी ना, एक तो मुझे लेनी पड़ेगी हर टाइप की, तो जो 2 रुपए वाली टॉफियां होंगी बचेंगे कितने रुपए, 5 रुपए। 11 टॉफीज ले ली महंगी वाली 10 रुपए वाली, तो 110 रुपए लग गए, बचे कितने 10 रुपए। अब उस 10 रुपए में 5 रुपए वाली एक टॉफी लेता हूं, 2 तो ले नहीं सकता क्योंकि मुझे 2 रुपए वाली भी तो लेनी है, 10 रुपए तो वहीं खत्म हो जाएंगे। अगर 5 रुपए वाली 2 ले ली तो 5 रुपए वाली एक लेनी पड़ेगी, तो 2 रुपए वाली मेरे पास 5 रुपए बचे, 2 रुपए वाली तो एडजस्ट ही नहीं होती 5 रुपए के हिसाब से, 2.5 टॉफियां थोड़ी लूंगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है कि मैं 11 टॉफियां लूं। तो थर्ड पॉसिबिलिटी मेरे पास आती है, देखो पहली पहली पॉसिबिलिटी आती थी 10-10 रुपए की, 12 ले लो 120 रुपए हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा था कि मैं टॉफीज को हर टाइप की टॉफी को लेना पड़ेगा, तो बाकी भी तो लेनी है, पैसे ही नहीं बचेंगे। अगर 11 ले लूं तो 10 रुपए बचेंगे, अब एक तो 5 रुपए वाली लेनी पड़ेगी तो 5 रुपए बचेंगे। अब 5 रुपए के हिसाब से 2 रुपए की टॉफी एडजस्ट ही नहीं होती, 2 रुपए 5, फिर 1 रुपए बच जाएगा, तो बात नहीं बनी, है ना। तो अब तीसरी पॉसिबिलिटी आती है कि मैं 10 रुपए वाली 10 टॉफियां ले लूं, 10 टॉफियां ले लूंगा तो मेरे 100 रुपए लग गए, तो बचे कितने रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। कम से कम टॉफियों के लिए मुझे 5 रुपए वाली टॉफियां ज्यादा से ज्यादा लेनी पड़ेंगी। 5 रुपए वाली टॉफियां मैं 4 नहीं ले सकता क्योंकि मुझे 2 रुपए की टॉफी खरीदनी है, 20 रुपए पूरे हो जाएंगे। अगर मैं 3 लेता हूं तो 15 रुपए बनेंगे। दिमाग लगाना, ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर लगाना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ही करना है, ठीक है। दिमाग लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर लगाना, क्योंकि ये टाइप ऐसा कुछ भी रैंडम पेपर में उठ के आने वाला है, याद रखना। पिछले साल के पेपर में भी ऐसे कई उठपटांग क्वेश्चन थे। तो 5 रुपए वाली 3 नहीं ले सकता क्योंकि बचेंगे 5 रुपए, 3 × 5 15 हो जाएगा, तो 5 रुपए बचेंगे, वो 2 रुपए वाली में एडजस्ट नहीं होगा। लेकिन 5 रुपए वाली मुझे ज्यादा से ज्यादा लेनी है क्योंकि मुझे कम से कम टॉफीज बाय करवानी है, तो 5 रुपए वाली मैं 2 ले लूंगा, तो 10 रुपए लग गए, 2 टॉफियां आ गई। अब बचे कितने रुपए, बचे मेरे पास फिर 10 रुपए, तो 2 रुपए वाली कितनी टॉफियां आएंगी, 5, तो 5 ये, 10 ये, 10 5 15 और 2 ये, तो मिनिमम टॉफीज उसको 17 बाय करनी पड़ेगी सारी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, सारी टॉफीज की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। मैं रिपीट करूं एक बार, क्या लगाओगे दिमाग, खुद करना, नहीं तो पूछ लेना, डाउट क्लास में दोबारा करवा दूंगा। हाँ, एक क्वेश्चन और क्रिएट करता हूं। अगर सारा क्वेश्चन सेम होता और मिनिमम की जगह मैक्सिमम होता तो क्या करते हैं, सुनो। इन दैट केस आप ये सोचते कि मैक्सिमम टॉफीज तभी होंगी
जब 2 रुपए वाली टॉफी ज्यादा से ज्यादा होंगी। देखो 10 रुपए वाली एक तो लेनी पड़ेगी, तो 10 रुपए एक टॉफी पे तो गए, 10 रुपए वाली पे। अब 5 रुपए वाली अगर मैं एक लूंगा तो बचेंगे 105 रुपए जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो 5 रुपए वाली मुझे 2 टॉफीज लेनी पड़ेगी। तो 10 रुपए यहां इन्वेस्ट हो गए, 10 रुपए यहां इन्वेस्ट हो गए। अब बचे 100 रुपए, तो 2 रुपए वाली कितनी टॉफीज होंगी? 50। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी टॉफीज ले सकता हूं? 53। तब आंसर 53 होता। ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली आपका एप्टीट्यूड होता है। आप सब कुछ टीचर पे ही मत छोड़ दिया करो, ये आपका एप्टीट्यूड होता है। ये हो सकता है मेरे चैप्टर्स में आ जाए, हो सकता है मेरे चैप्टर्स में ना आए, तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग शो करना होता है। तो बच्चों देखो, नो डाउट थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बट हमने एवरेज पे 4 लेक्चर लिए, डाउट क्लास भी ली, टेस्ट भी लिया, एलसीएमएचएफ पे 3 लेक्चर लिए, परसेंटेज पे 4 लेक्चर लिए, इस 5 लेक्चर लिए, पुरानी डीआई भी करी, प्रीवियस ईयर्स भी साथ साथ कर रहे हैं, इस पे 4 लेक्चर लिए, 70 क्वेश्चन क्लास में कर रहे हैं, पीडीएफ में 100 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप इनको रिवाइज कर लोगे ना तो पेपर में डिफरेंस रखोगे। आप मेरे पे ट्रस्ट रखना, मेरा बच्चा पेपर में डिफरेंस क्रिएट करता है। हाँ, सामने हो सकता है रिप्रेजेंटेशन में लगे कि मैं नॉर्मल टीचर हूं या बाकी भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है, बट जब हम डीप जाते हैं, जब हम टाइम ले रहे हैं, तो दैट इज द पॉजिटिव थिंग फॉर यू ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि रिजल्ट मिलता है, राइट, रिजल्ट मिलता है। टाइमिंग की शॉर्टेज ना होती ना तो मेरा बस चलता तो 6-6, 7-7 लेक्चर्स लेता, और मैं लेता भी हूँ जनरली, बच्चे वेट करते रहते हैं सर का सिलेबस खत्म होगा कब होगा। मैं तो 4-4 महीने लेता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है एक बार करो, ढंग से करो, नहीं अच्छे से करो, बार बार ना करना पड़े। ये नहीं कि पहले कर रहे हैं रेशियो, फिर अगली बार कर रहे हैं तो कोई और क्वेश्चन लेके आ गए, ऐसे नहीं। एक बार करो, ढंग से करो, तरीके से करो, स्टेप वाइज करो। तो हमने काफी टाइम लिया इस पे, प्लीज रिवाइज जरूर करते रहना। मैं हमेशा बोलता हूँ रिवीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, राइट, जो आपको क्वांट में जरूरी होती है। मुझे पता है टाइमिंग की शॉर्टेज आपके पास भी है, बट रिवीजन मैथ्स में तो जरूरी होती है। आपको लगे ना कि ज्यादा हो रहा है तो 1-2 चैप्टर छोड़ देना चाहे, बट जो किया ना उसकी अहमियत तभी होगी जब आप बार बार रिवाइज करोगे। कम से कम 3-3, 4-4 बार रिवीजन होनी चाहिए पेपर में जाने से पहले, ठीक है। तो ये हमारा रेशो हो गया खत्म। अब कल होगी डाउट क्लास, उसके बाद होगा टेस्ट। कल ही टेस्ट होगा आपका डाउट क्लास के बाद, ठीक है। परसेंटेज और रेशियोज के वो क्वेश्चन डाउट क्लास में करवाऊंगा जो क्लासेस में कहीं ना कहीं नहीं हुए और काफी बच्चों के डाउट्स आए हैं, ठीक है। तो आज आपको रेशो की कंप्लीट पीडीएफ विद कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगी, ठीक है। जैसे परसेंटेज की मिली थी वैसे ही रेशो की मिल जाएगी। तो कंटिन्यू करेंगे कल डाउट क्लास में, देन हम मूव ऑन करेंगे। देखो हमारा सिलेबस का कोर्स देख लीजिए। अब नंबर सीरीज आ जाएगी। 2015 में नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। देन सिंप्लीफिकेशन डिस्कस करूंगा, बेस बन जाएगा थोड़ा बेटर। देन हम आगे चैप्टर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं।